जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हमने अधिगम यूनिट पढ़ रहे हैं। अधिगम के अंदर सिद्धांत हमने कंप्लीट कर दिए। तो अब हम अधिगम के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो रॉबर्ट गेने भाई जी, तो गैगनी ने क्या है, अधिगम के 8 प्रकार बताए। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। इन्हें सरल से जटिल क्रम में प्रस्तुत किया गया। इजी टू हार्डवे, ठीक है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ये पूर्व आवश्यकता से नीचे की ओर चलते हैं। जबकि क्या है, हमें जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे क्या, हम संकेत से सीखेंगे, उद्दीपक से, श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से, शब्दों से सीखेंगे, विभेद करना सीखेंगे, विचार करेंगे, अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाएंगे, उसके बाद में समस्या आएंगी, उसका समाधान निकालेंगे। तो ये क्या है, अधिगम के प्रकार है, 8 चरण है ना। तो रॉबर्ट गेने भाई साहब ने जो अधिगम के कितने हैं, 8 प्रकार बताए, है ना। तो आशुबेल ने क्या है, अधिगम के 4 प्रकार बताए। रटकर सीखना, ठीक है। आशुबेल रटकर सीखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षक भी अर्थपूर्ण अधिगम के स्थान पर क्या रटकर सीखने पर बल देते हैं। अब आशुबेल भैजे वाला हिसाब चालोगा तो मतलब बहुत सी चीज़ें समझनी पड़ेगी और इतो टाइम को उन बच्चों का आपा चीज़ें ने एक एक चीज़ ने समझ के चलना नहीं। अब बहुत से मैं ये मतलब ये देखूँ कि कमेंट आवे कि ओ किए यार वो किए, तो मतलब अभी तो टाइम को नहीं, ये चीज़ें बहुत पहलांगी, तो अब इतना टाइम नहीं बचा ना। तो अब चीज़ों को क्या है, जितना रट सकते हो रट लो, रटू तो बन जाओ। आपने कह दें रट दो तो तत्रियाँ, तो मतलब जितनी चीज़ों को रट सकते हो रट दो। और लेकिन वास्तव में बच्चों के लिए क्या जरूरी है, बच्चों के लिए ये जरूरी है कि आप उसको रट के नहीं, आप उस चीज़ें समझाओ, है ना। तो बच्चा एक तो रट कर सीखता है, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, समझ कर चीज़ों को सीखना, अधिगम का दूसरा प्रकार। ठीक है, अधिगम का तीसरा प्रकार क्या है, रिटेंशंस लर्निंग, धारण करना, आत्मसात करना। चीज़ों को क्या है, हम जो चीज़ें देखी है सुनी है उनको क्या है धारण करेंगे। उसके बाद में खोजपूर्ण अन्वेषण या डिस्कवरी लर्निंग, स्वयं खोज करके समस्या का समाधान करना। कुछ चीज़ें हम खुद खोजेंगे कि हाँ यार वो मैंने वो प्रैक्टिकल करके देखी, ये भी चार्ज हो जाए फोन नहीं पड़ के पता हूँ। लोग आजकल ही नया नया प्रैक्टिकल करता रहे, तो मतलब क्या है, वो समस्या का समाधान करते हैं, वो नई कोई चीज़ें को खोज करते हैं। ये मैसेज आप 10 ग्रुपों में भेज दो, आपका फ़ोन मतलब एकदम से चार्ज हो जाएगा, पता नहीं क्या सीन रहता है, पर ऐसा होता है। तो लोग क्या है, डिस्कवरी करने की चीज़ें की कोशिश करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी खुद जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो क्या है, खुद मतलब अधिगम को प्रभावित करेगा, तो किस प्रकार से करेगा, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है। सीखने वाले की इच्छा शक्ति, शैक्षिक पृष्ठभूमि पहले बैकग्राउंड ही वीक है बच्चे को, तो वो कैसे सीखेगा। सीखने की जो इच्छा शक्ति है, बच्चों चाणी कौन लाग रहे हो। अभ्यास है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है, आयु है, परिपक्वता है, बुद्धि है, सीखने का समय अवधि, सीखने की विधि, ठीक है। स्थायी स्मृति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, सह-अंतर्वेशिक सीखने की विधि है ना, थकान और वातावरण। ये सारे कारण कौन से हैं, शिक्षार्थी से रिलेटेड है। किसी भी प्रकार से बच्चों को थकान है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, सीखने के तरीके सही नहीं है ना, सीखने का समय या मतलब किसी उस टाइम पढ़ रहा है जब कोई और नहीं पढ़ रहे, बुद्धि मतलब याद नहीं रहती चीज़ों को, तो क्या है, वो शिक्षार्थी से संबंधित है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं शिक्षक से संबंधित, है ना। शिक्षक से संबंधित जो कारक हैं वो प्रस्तुतिकरण, अगर कोई टीचर आपको प्रस्तुतिकरण से ही चीज़ों को समझ में ही नहीं आ रही ना, तो मतलब सही नहीं रहता अधिगम के लिए। समय सारणी, ठीक है, मैं मतलब 5 मिनट हिंदी पढ़ा दी, बाद में 5 मिनट अंग्रेजी पढ़ा दी, तो एक समय सारणी जितना अकॉर्डिंग चाहिए हमें टाइम, उतना हमें एग्जैक्ट देना पड़ेगा। विषय का ज्ञान, जो भी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है उसको क्या है, उस विषय का ज्ञान होना चाहिए ना। और मनोविज्ञान का ज्ञान, मतलब साइकोलॉजी के बारे में जानता हो टीचर की साइकोलॉजी, हाँ बच्चा इस प्रकार से व्यवहार करे तो मुझे बच्चे को इस प्रकार से चीज़ों को समझाना पड़ेगा ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। अनुभव, एक्सपीरियंस, विषय वस्तु का स्वरूप, किस प्रकार की विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं सर, विषय वस्तु का आकार क्या है, मतलब मोटी मोटी मतलब डेढ़ पोथा दे दिया बच्चे ने रूम के दे रट दो, तो मतलब है ना,
अब आप तीसरी चौथी क्लास वाले बच्चे से क्या है RD शर्मा करवाओगे, HC वर्मा करवाओगे तो कैसे कर लेगा बच्चा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है चीज़ों को सीखता है। तो विषय वस्तु का आकार पर भी बहुत सी चीज़ें निर्भर करती है। विषय वस्तु का क्रम क्या होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए। पहले मतलब इजी चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद में हार्ड चीज़ें अगर पहले आ जाएगी तो बच्चा क्या है लर्निंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी सीखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। तो भाषा शैली है विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, है ना। विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है, सिखाने का मर्ज क्या है, क्या तरीके हैं उसके, मतलब ये कहाँ काम आएंगे। है आदांतोजयी कौंठा भी अल्फा बीटा थीटा को प्रयोग में लाइफ में इकट्ठे करने लग रहा है। तो विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं लर्निंग डिसऑर्डर के बाद में अधिगम निर्योग्यता या असामान्यता, अक्षमता या व्यतिक्रम, है ना। लर्निंग डिसऑर्डर, सीखने के अंदर जो कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, उसे हम क्या कह देते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर या अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता के पीछे मानसिक संरचना व क्रियाओं में विभेद होना एक ही कारण, किसी भी प्रकार के संरचना में डिफेक्ट आ जाता है, वो चीज़ों को समझ में नहीं पता। ऐसे बालकों को संख्या, दिशा, समय, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, अंकगणितीय गणना करने, मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने आदि में क्या है बाधा उत्पन्न होती है। तो ये क्यों हो रही है ना, किसी भी प्रकार की संरचना के अंदर तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, या तो चीज़ें उसको समझाई नहीं गई, या उसका दिमाग इस प्रकार से चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो अधिगम निर्योग्यता निम्न प्रकार की होती है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ग्रेफिया, आप याद रख सकते हो, डिस्ग्रेफिया ग्राफ मतलब ग्राफ बनावा, लिखण में कटी दिक्कत आने लग रही है, तो वो बच्चे के अंदर डिस्ग्रेफिया डिजीज़ है। इन बात कर लें डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, है ना, वाचन संबंधी व्यतिक्रम है, तो डिसलेक्सिया, है ना। आपने वो तारे ज़मीं पर मूवी देखी है, तो तारे ज़मीं के अंदर वो बच्चा क्या है डिसलेक्सिया, उसे पढ़ने में या बोलने के अंदर दिक्कत है। डिस्ग्रेफिया उस बच्चे के अंदर है, वो लिख नहीं पाता, वो शब्दों को उल्टा पुल्टा लिखता है। तो उसके अंदर क्या है, मतलब उसका दिमाग की संरचना इस प्रकार से वो चीज़ों को समझ में नहीं पा रहा। तो हम धीरे धीरे उसको क्या है निदान करेंगे, उपचार करेंगे, ठीक है। डिसकैल्कुलिया, ठीक है, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया के अंदर क्या है गणितीय व्यतिक्रम, बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता, उसे किसी प्रकार के अंक दे दिए जाते तो बच्चा क्या है जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर पाता, क्योंकि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, उसकी किसी प्रकार की दिक्कत है ना। डिस्प्रैक्सिया के अंदर क्या है ग्राफिया, लेक्सिया, कैलकुलिया, है ना, ये तीनों मिक्स हो जाते हैं। लेखन, पठन और गणितीय व्यतिक्रम सारी समस्या हैं तो डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों में प्रेस हो गया डिस्प्रैक्सिया। अफेजिया मतलब डरना, है ना, बच्चा डरने लग जाता है चीज़ों को, मतलब उनकी बोलती बंद हो जाती है। नहीं मास्टर के सामने आते ही भैया वो बोला है, घणो ही बोला है, अच्छा बोला है, बेन चीज़ें बोल, मतलब आपके दोस्त लोगों से बढ़िया बातें करे सारा सके, लेकिन जब टीचर उससे कुछ पूछता है तो वो क्या डर जाता है, उससे क्या बोलती बंद हो जाती है, उसके शब्द नहीं निकलते कि मुझे क्या बोलना। सुने हुए शब्दों को क्या है समझने में कठिनाई होती है ना। उसके बाद में क्या है हाइपरलेक्सिया, शब्दों व व्याख्याओं को बिल्कुल ही नहीं समझ पाना, गुरुजी बोल रहा है कि है नहीं, तो मतलब जब आप हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को क्या है ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी सी पकाने लग रहे मन को उठाओ के बोले। उसके बाद में बात कर लेते हैं अधिगम स्थानांतरण या अंतरण, तबादला, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सीखे हुए ज्ञान का क्या है हम अधिगम ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, है ना। तो ये 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, है ना। सकारात्मक के अंदर क्या होता है जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में क्या है सहायक होता है, किसी भी प्रकार से में बेनिफिशियल रहता है, तो क्या है सकारात्मक या धनात्मक अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित विषय का ज्ञान, एक बच्चे ने गणित सीख ली तो उस गणित विषय के ज्ञान को क्या है वो फिजिक्स के अंदर यूज़ कर पाएगा क्योंकि उसे कैलकुलेशन आ रही है। साइकिल चलाने वाला क्या है आसानी से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएगा क्योंकि उसने साइकिल के 2 पहिया वाहन पे बैलेंस बनाना सीख लिया। अब बैलेंस बनाना सीख लिया तो मतलब वो बाइक आसानी से चला पाएगा। तो उसको जो पहले वाला ज्ञान था उसको दूसरे वाले ज्ञान जो क्रिया कर रहा है उसके अंदर सहायक सिद्ध हो रहा है, तो ये सकारात्मक स्थानांतरण है। उसके बाद में बात कर लेते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधक होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है भी, मतलब जो चीज़ें हमने पहले सीख रखी है उनकी वजह से क्या है हमें दूसरी चीज़ें सीखने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है नकारात्मक। जैसे कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। अब उसने आर्ट पढ़ी है, पूरा जीवन आर्ट में गाड़ दियो, अब भी नहीं है कि देख ले
ए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ए रटले, तो वो चीज़ें समझ में ही कौन पाओगे। बिंग चीज़ें मतलब दिक्कत आवे, क्यों भी नहीं है, मतलब या तो हिस्ट्री आवे नहीं, अकबर बाबर बना उखाड़ ले वो, मतलब गड्ढे हुए मुर्दे उखाड़ सकते वो, लेकिन यहाँ चीज़ें क्या है अलग। तो उसने कुछ और सीखा था, वो यहाँ उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा ना। अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कार चलाने में बाधा उत्पन्न होगी, क्यों बाकी सीट जो ड्राइविंग सीट हुआ उल्टी साइड हुआ और बाहर चलाएंगे उल्टी साइड, तो मतलब वो मोड़ नहीं इन्हें मोड़ इन्हें देखो तो एक्सीडेंट हो जाओ, तो मतलब क्या है उसको दिक्कत आएगी। शून्य स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किशोर दूसरी स्थिति में न तो सहायक होता है और न ही बाधक होता है। ठीक है भी, मतलब ओबा चीज़ है, ना लावगी ना लेसगी भाई जी, थे थारो देखो ना, तो मैं देखो थारो अच्छो करूँ ना मैं थारो करूँ माड़ो, ठीक है, थे थारो करो मैं मेरो करूँ। तो ये बात है शून्य स्थानांतरण, किसी भी प्रकार की मतलब ना तो सहायक सिद्ध होना ना ही बाधा उत्पन्न करना, तो शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे प्रार्थना याद कर ली लेकिन फिर भी देशभक्ति गीत याद करने में भी तो टाइम लाग सी। एक क्रिकेट मैच में बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग के अंदर सहायक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अपने बालकों में चिंतन व अधिगम। दैनिक बोलचाल की भाषा में चिंतन का अर्थ क्या है? चिंतन सोचना चीज़न, कल्पना करनी, विचार विमर्श करना, क्या है चिंतन? चीज़ों को सीखना, कोई चीज़ को स्मृति के अंदर रखना, कल्पना आदि के क्या है अलग करना, क्या है कठिन है, ये चीज़ें क्या है, इनको सारों को क्या है हम कह देते हैं चिंतन। चिंतन की परिभाषाएं डब्ल्यू कोलसनिक्स है ना के अनुसार चिंतन प्रत्ययों को फिर से क्या है संगठित करना है, अलग अलग जो विचार है उनको संगठित करना क्या है चिंतन है। रायबरन के अनुसार चिंतन इच्छा संबंधित प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण प्रारंभ होती है और उसके बाद में क्या है प्रयास व त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है जहां इच्छा को संतुष्ट करती है। चिंतन स्टार्ट कट हुआ चिंता, ठीक है, चिंता हुई तो चिंतन स्टार्ट हो सी। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से हम मतलब संतोषजनक स्थितियां नहीं है तो हमें असंतोष होगा और असंतोष के बाद में हम क्या है धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगेंगे और क्रिया करेंगे, अलग अलग प्रकार से व्यवहार करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे, लोगों से बातें करेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे जो हमें संतुष्ट करता है। तो क्या है यही चिंतन है। तो चिंतन की विशेषताएं, चिंतन एक मानसिक क्रिया है, यह प्रत्यक्षीकरण एवं भ्रांति की ही एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो श्रवण व स्मृति दोनों पर निर्भर होती है। चिंतन एक प्रकार का अमूर्त व अप्रकट व्यवहार है। चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान हेतु अनेक विकल्पों पर विचार करता है एवं किसी एक कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करता है। मतलब ये वही बातें हैं ना कि मतलब किसी प्रकार के दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही है और प्रॉब्लम होगी तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो अमूर्त या अप्रकट व्यवहार है उसको क्या है हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, उपाय खोजेंगे और उस प्रकार से हम समस्या को क्या है समाधान प्राप्त करेंगे। यह एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जो समस्या समाधान हेतु उद्दीपन व उसके प्रति की गई अनुक्रिया के मध्य होती है। चिंतन के प्रकार, कितने प्रकार का चिंतन होता है? तो जिम्बार्डे और रूक के अनुसार चिंतन का वर्गीकरण इस प्रकार है। उन्होंने चिंतन के कुछ प्रकार बताए। सौलेन चिंतन, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति क्या है काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति सौलेन चिंतन कहलाता है ना। उदाहरण स्वप्न, ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो स्वप्न के अंदर मतलब किसी भी प्रकार से चीज़ें काल्पनिक विचार है वो सपने में आएंगे, सपना में आप देखा हम बहुत मोटी मोटी चीज़ें कर लें तो क्या है सौलीन। यथार्थवादी सिद्धांत, ऐसा चिंतन जिसका संबंध क्या है वास्तविकता से होता है। जो चीज़ें है प्रॉब्लम है कई बड़ी चिंतन बाँ चीज़ों को भी कर लें जिसकी प्रॉब्लम है ही क्यों नहीं बाकी चिंता करने लग जाए चिंतन करने लग जाए तो मतलब बात चीज़ अच्छी को नहीं। यथार्थवादी चिंतन वास्तविक चिंतन जिसकी वास्तविक स्थिति है उसके बारे में चिंतन करना कि हाँ अब ये काम किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में विचार विमर्श करना। उसके बाद में है सृजनात्मक चिंतन जिसे क्या बोल देते हैं हम अपसारी चिंतन। इस चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति दिए गए में से कुछ नया जोड़कर निष्कर्ष निकालता है ना, और जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को जोड़ता नहीं है तब तक तथ्यों का सृजन समस्या का समाधान नहीं हो पाता। उसे किसी भी प्रकार की समस्या दे देते वो चिंतन करता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या है चीज़ों को खोजता है, तो सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। अभिसारी चिंतन, निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है ना। व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, सिर्फ दिए गए तथ्यों पर, सिर्फ दिए गए तथ्यों पर। जबकि सृजनात्मक के अंदर क्या है दिए गए तथ्यों के अंदर कुछ अपने तथ्य जोड़कर, है ना। तो ये चीज़ें देख लेना। उसके बाद में क्या है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक
किसी भी प्रकार की वस्तुओं का सच्चाई स्वीकार करने में क्या है, जो गुण दोष है उसकी परख करना, क्या आलोचनात्मक चिंतन है। प्रत्यक्षतात्मक चिंतन है ना, किसी भी चीज़ को क्या है जो प्रत्यक्ष दिख रही है उसके बाद में अनुभवों के आधार पर क्या है वस्तुओं का चिंतन करना, तो जो वर्तमान की वस्तुओं से संबंधित है। इस प्रकार चिंतन के संवेदना और गत्योक्षकरण, उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति बच्चे उसे हमेशा कुछ चीज़ देता है, ठीक है, तो उसे मिलने पर बच्चे के मन में क्या है उस चीज़ का विचार आता है, तो वह दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, क्योंकि चिंतन क्या है, वो चिंतन करता है कि हाँ वो आदमी हमेशा ही मन टॉफी दे, उसका संबंध स्थापित हो गया उस प्रकार, ठीक है। तो कल्पनात्मक चिंतन है ना, उसके बारे में बात करते हैं। कल्पनात्मक चिंतन, कल्पना सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचना, चाहे वो दे चाहे ना दे, अच्छो लगे ना लगे, बस बिंग बारे में सोचना अच्छो लगे नहीं, तो कल्पना चिंतन करेंगे। प्रत्यात्मक चिंतन, ठीक है, यह मूर्त पदार्थों से निर्मित होता है, बच्चों व पशुओं में पाया जाता है। कौन सा? प्रत्यात्मक चिंतन, मतलब अब आने जी की मूर्ति दिखने लग रही है, बेबी के बारे में ही सोचने लग रही है, बच्चे से बच्चों और पशुओं के अंदर, इसके अलावा ये ज़्यादा नहीं सोच पाते। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन में सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना गया। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है ना, तर्कों के बारे में सोचना, तर्क सही चीज़ों को सोचना। तो चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रत्यय है, किसी भी प्रकार की ध्यान और रुचि, उसके बाद में सतर्कता और लचीलापन, किसी भी प्रकार की मतलब क्या है हम एक्टिव नहीं है, डील छोड़ दें, कोई चीज़ें समझ आई ना तो क्या है हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। अंधविश्वास का प्रभाव, ठीक है, समय की सीमा, अब दिन का उठ के चिंतन करने लग जा रहे, एक डेढ़ घंटा ठाई कोनी में है, फिर नींद आ जाए चिंतन करता करता है। और चिंतन कई बार क्या है मतलब ज़्यादा कर लें तो चिंतन का चिंता में बदल जाए, बेरो ही कौन पड़े नहीं। तो संवेगों की उपस्थिति किस प्रकार की क्या है, प्रेम क्रोध भय आदि से विशुद्ध जो चिंतन है वो संभव तभी होता है जब हम चिंता से दूर होते हैं, किसी से नफरत प्रेम, या मतलब ये चीज़ें को क्या है एक बार छोड़ के साइड में हटा के उसके बाद में चिंतन करना पॉसिबल है। अगर मतलब एक पक्ष ले लेंगे हम किसी का, या मतलब जिससे प्रेम करें उसके बारे में सोचेंगे और जिससे मतलब क्या नहीं करें उसके बारे में हम चिंतन नहीं करेंगे, तो हम क्या कंक्लूजन पे नहीं निकल पाएंगे कि हाँ कौन सी चीज़ें सही है कौन गलत है। तो गर्भीकरण, गर्भकाश भी चिंतन में एक अनुकूल परिस्थिति है। यदि एक समस्या का हल निकालते में बार बार असफलता मिल रही है तो क्या कुछ देर के लिए हमें स्थगित करना देना चाहिए। अपने कोई जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम अलग अलग मेथड से कर रहे हैं लेकिन वो सोल्व नहीं हो रहा, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अपने को वो त्रुटि नहीं मिल रही, तो हम उसके बारे में चिंतन करेंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या है कई बार करने के बाद में हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एक बार उस स्थिति को क्या स्थगित के लिए छोड़ देते हैं हम ना, तो मतलब और वो तो ही आवा वो मतलब चीज़ें एकदम से अपने आप आ जाती है दिमाग के अंदर, कहने की बात है कापी आवा को नहीं, आप ही आ जाए चीज़ें, ठीक है, प्रकृति को रूल है। तो कुछ चीज़ों को कुछ देर के लिए स्थगित कर देना चाहिए। आप कई बार क्या परिवार का माँ बैठा कोई चीज़ पर लेके बातचीत करने लग रहे हैं, रिजल्ट कौन मिलने लग रहे हो, कौन पता चलने लग रहे हो कि बात को के निचोड़ निकला है, या मतलब इस समस्या का समाधान किस प्रकार। तो कुछ देर के लिए आप उस मुद्दे को बंद कर दीजिए, कुछ और मुद्दा छेड़ लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद में सारा दिमाग ठंडा हो जाए, बे नहीं है कि हाँ अब आ जाए, तो क्या है हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो ये था हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, डिसऑर्डर और क्या चिंतन, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अभिप्रेरणा, तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।